ये यूनिट 3 की रिवीजन क्लास है यूनिट 3 की, जिसमें हम टॉपिक करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसका फ्रेमवर्क कैसा रहेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, वो किस वजह से होती हैं, फिर उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे हमें, और क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क हमारा रहेगा। तो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आपका जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए प्लस रेनफॉल चाहिए। जैसे इक्वेटोरियल एरियाज़ में क्या होता है, गर्मी भी खूब मिलती है और बारिश भी 365 में से लगभग 300 दिन बारिश होती है। तो यहाँ के जो जंगल होते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। तो यानी आपके जो प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, अच्छे अमाउंट में। बट क्या होता है कि जो हमारे पोलर एरियाज़ होते हैं या जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, या फिर हाई अल्टीट्यूड होता है ना। जब आप हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है ना, पहाड़ों पे चढ़ते हो तो धरती पे तो गर्मी होगी, बट पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ती है, ठंड भी होती है। ठीक है, तो जो आपके प्लांट्स हैं वो कोल्ड एरियाज़ में इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो वो अच्छे से ग्रो करे इसके लिए क्या करा जाता है, एक ग्रीन हाउस, एक ग्लासेस का घर उनके लिए बना दिया जाता है, ग्लासेस का घर बना दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब सूरज से रोशनी आती है, जब सूरज से जो एनर्जी आती है वो आपकी आती है शॉर्ट वेव की फॉर्म में। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। जो सूरज से रोशनी आती है वो बहुत हाई एनर्जी की होती है, जिसको हम कहते हैं कि सूरज की जो रोशनी आ रही है वो शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव होती है। देखो वेव की लेंथ कितनी छोटी है। ठीक है, जो वेव की लेंथ है यहाँ से लेके जब आप यहाँ तक इसकी वेव लेंथ मेजर करोगे तो कितनी कम है। ठीक है, तो जो आपकी सन से एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। तो जो आपके ग्लासेस के घर बना दिए जाते हैं ना, इनमें जो शॉर्ट वेव एनर्जी वो एंटर कर जाती है, बट उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट बैक करने की कोशिश करती है, एक बार एंटर हो गई इस ग्लासेस के घर के अंदर, बट जब ये वापस जाने की कोशिश करती है तब वो किस फॉर्म में होती है, आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, और लॉन्ग वेव जो रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होती हैं। तो जो ग्लासेस का घर था जो पहले शॉर्ट वेव रेडिएशंस को आने दे रहा था, लेकिन अब वो इसमें से जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में आपकी एनर्जी जाने की कोशिश करेगी, ये उसको बाहर नहीं जाने देगा, उसको उसी के अंदर ट्रैप कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि इस ग्लासेस के घर के अंदर आपकी एनर्जी ट्रैप होती रहेगी और ये जो है गर्म होता रहेगा। बाहर क्या है, ठंड है आपकी, और अंदर कंपैरेटिवली गर्मी बनी रहेगी। और जो इसके अंदर है, इसके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है जिसकी वजह से उनको गर्मी मिलती रहेगी और वो ग्रो करते हैं। ठीक है, यही इफ़ेक्ट आपका जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। इसको अगर हम अर्थ पे देखें तो अर्थ पे कैसे होता है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ को चारों ओर से किसने घेर रखा है, गैसेस के गोले ने। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे सन है। सन से आपकी एनर्जी जो है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है, हाई एनर्जी की फॉर्म में आती है। ठीक है, उसके बाद अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है, और जब अर्थ गर्म हो जाती है तो उसके बाद वो वापस एमिट करती है, बट ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जो शॉर्ट वेव एनर्जी थी, सपोज ये आपकी अर्थ है, ये क्या है, गैसेस का गोला है। अब इस गैसेस के गोले में क्या है, CO2 भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, आपकी नाइट्रोजन भी, आपके ऑक्सीजन भी हैं, आपके बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, ये गैसेस जो है ये शॉर्ट वेव एनर्जी को तो आने दे रही है, बट जब अर्थ एमिट करता है एनर्जी को लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में, तब ये उस लॉन्ग वेव रेडिएशंस को निकलने नहीं देती, और वो कुछ गैसेस जो इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, बाहर निकलने नहीं देती। ठीक है, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये जो पूरा इफेक्ट हो रहा है ये आपका क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सिंपली क्या होता है कि आपकी जो अर्थ है उससे जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, उसमें क्या होता है, जो उसके एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो उन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को बाहर स्पेस में जाने नहीं देती, वो उनको ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से कुछ हीट जो है वो आपकी
ट्रैप रह जाती है, अर्थ के अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम ठंडा नहीं होता, उसमें कुछ गर्मी बनी रहती है। ठीक है, इसकी वजह से ही तो हमारी जो एटमॉस्फेयर उसका जो एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस है। सोच के देखो, दिन में सूरज की रोशनी आई और रात को वापस से पूरी एमिट हो गई, तो यहाँ पे तो जीरो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता। बट अगर ये बैलेंस रह पा रहा है तो किसकी वजह से? इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, सारी गैसेस जो है वो इस लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करती। कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाली गैसेस क्या है हमारी? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, उसके बाद अगर इसको सिंपल भाषा में देखो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो आपकी जो रेडिएशंस है, बेसिकली लॉन्ग वेव रेडिएशंस है। ठीक है, अच्छा, जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस है जो सन से आ रही हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय द अर्थ, और उसके बाद जब अर्थ उसको वापस से एमिट करती है इन द लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में, तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती स्पेस में। क्यों? क्योंकि जब अर्थ उनको एमिट कर रही होती है तब बीच में कौन आ जाता है, कौन बैरियर बन जाता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस। अब जितनी ज़्यादा तुम ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाओगे तो उतने ज़्यादा रोकने वाले आ जाएंगे और उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रैप हो जाएगी। यहाँ पे नहीं थी तो यहाँ से तो एनर्जी चली जाती है वापस स्पेस में, बट यहाँ पे क्या है? ट्रैप हो जाएगी। तुम CO2 कंसनट्रेशन या ग्रीन हाउस गैसेस को जितना बढ़ाओगे तो ये एनर्जी उतनी ज़्यादा ट्रैप होती जाएगी, और जो आपका एटमॉस्फेयर है वो और गर्म और गर्म और गर्म होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? ये कुछ की टर्म्स है, याद रखना है। लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में अर्थ जो एनर्जी एमिट कर रही है उसको ट्रैप कर लेते हैं आपकी वो गैसेस, कुछ गैसेस जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशंस किस तरीके से, ये बेसिकली इसका फिनोमिना था। उसके बाद आपकी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? हमने वीडियो में देखा था कि कायोटो प्रोटोकॉल जो थी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करती है कि जितना कम हो सके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर दो। तो उसमें वो 6 गैसेस इनिशियली लेते हैं, बाद में 7 ग्रीन हाउस गैसेस को मेंशन करती है, या रिवाइज करना वहाँ जाके वापस से। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस वो कौन कौन सी है? मेन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी हेलोजिनेटेड गैसेस हेलोन्स, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, आपकी मीथेन, आपके वाटर वेपर्स। ठीक है, जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है ये वार्मिंग इफेक्ट करती है, जबकि जो NO2 और NO है वो आपकी कूलिंग इफेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होता है? जो आप फॉसिल फ्यूल बर्निंग कर रहे हो इसकी वजह से रिलीज होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से हो सकता है? जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, अभी तो बेसिकली हम रीन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट हो रहे हैं कि सोलर एनर्जी क्रिएट करो, विंड एनर्जी क्रिएट करो, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करो। बट फ्रॉम पास्ट अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर किस पे डिपेंड हैं? हमारे थर्मल पावर स्टेशन पे। यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट करने के लिए हम किस पे डिपेंड होते हैं? कोल। ठीक है, तो उन कोल बर्न करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होते हैं। उसके बाद फैक्ट्रीज, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें से भी एमिशन होता है, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी क्या होता है? फॉसिल फ्यूल बर्न किए जाते हैं। उसके बाद जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, व्हीकल्स होते हैं, उनसे भी व्हीकुलर एमिशन होता है, जिसमें कि आपकी ये गैसेस रिलीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जो डिफॉरेस्टेशन होता है। आप जो इतने पेड़ काट रहे हैं उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? पेड़ क्या करते थे? CO2 को एब्जॉर्ब करते थे, बट अब अगर आपने पेड़ काट दिए हैं तो उस CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए अब कोई नहीं है। ठीक है, तो वो CO2 अब एक्सेस में हो जाएगी। फायरवुड, लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, इनसे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है आपका? कार्बन सिंक का एक कंसेप्ट आ जाएगा। कार्बन सिंक क्या है? आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ कर ली जाए। ठीक है, जैसे प्लांट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट्स क्या है? कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं, यानी वो कार्बन को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगर फॉरेस्ट कवर को रिड्यूस करोगे आप तो क्या हो जाएगा? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वही है आपकी जो अर्थ है उसकी हीटिंग और हो जाएगी, क्योंकि रोकने वाले बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट हेलोजिनेटेड गैसेस। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? आपकी
ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी मेन है CFCs, ठीक है, जो एज अ कूलेंट और प्रोपेलेंट हम यूज़ करते हैं अपने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी बिसाइड्स इनके जो आपकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब यहाँ पे ये वाला तो करना नहीं है, जो एमिशंस है, अब इन्होंने थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में फिर से दे दिया, डाटा दे दिया है कि जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, it may be pointed out that here only the part of the climate changes is being considered which is caused by the, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका ये इम्पोर्टेंट है, वही बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बस ये देख लेना कि जो ग्लोबल कंसंट्रेशन आपकी CO2 की वो बढ़ी है, ये डाटा रहने देना, पुराना है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो कि जो CO2 है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ी है, वो क्या क्या इसके रीजंस है, तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, और जो लैंड यूज़ चेंजेस हुआ है, जैसे फॉरेस्ट थे पहले, लैंड यूज़ कैसे थी कि उस लैंड को फॉरेस्ट में यूज़ किया गया था, उस लैंड को जो है हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, बट अब क्या है, वहाँ पे हमने क्या बना लिया, बिल्डिंग्स बना ली, वहाँ पे हमने क्या बना दिया, रोड्स बना दिए, ठीक है। लैंड यूज़ क्या होता है सिंपली कि किस तरीके से आप अपनी लैंड को यूज़ कर रहे हो, तो वो लैंड यूज़ अब चेंज हो रही है, तो जहाँ पे आपके एग्रीकल्चर होती थी या फिर जहाँ पे आपके फॉरेस्ट थे, वहाँ पे आप नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में उनको कन्वर्ट करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये रीजंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मीथेन है वो भी, इसकी भी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ की, ये मत करना है, पुराना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जितने भी गैसेज हैं उनकी सोर्स लिख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन के, डीके ऑफ बायोमास के, उसमें भी CO2 रिलीज़ होती है। उसके बाद CFCs जो है ये रेफ्रिजरेटर्स में, सॉल्वेंट्स में, आपके प्रोपेलेंट्स में, इंसुलेशन फॉर्म्स में, ठीक है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजेस में। आपकी मीथेन होती है, ये बेसिकली आपकी मार्शी लैंड, वेटलैंड एरियाज से, राइस कल्टीवेशन में, आपके जो रूमिनेंट्स होते हैं, आपके जो गाय भैंस, ये जानवर होते हैं, ये जुगाली करते हो तो उसमें भी मीथेन गैस रिलीज़ होती है। आपके जो लैंडफिल्स हैं, जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पे ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होंगे, वहाँ पे भी आपकी क्या होती है, मीथेन गैस। एक ऑब्जर्व किया होगा आपने, गर्मी सी, ऐसा लगता है गर्माहट सी उसमें से निकल रही है, तो मीथेन गैस आपकी वहाँ से निकलती है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, ये जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो फर्टिलाइजर्स में या फिर बर्निंग ऑफ वुड, इन सब में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये आपकी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, इनकम्प्लीट कंबशन, इन सब में रिलीज़ होती है। उसके बाद ये समझने के बाद कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपका नेचुरल फिनोमिना है, ये होता है नेचर में, क्योंकि सपोज़ अगर आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो सूरज से जितनी रोशनी आएगी, जितनी गर्मी अर्थ लेगी, वो वापस एमिट कर देगी। कोई तो रोकने के लिए चाहिए ना, तो रोकने के लिए कौन है, गैसेस का गोला। लेकिन इसमें सारी गैसेस तो नहीं है जो रोकती हैं, सिर्फ कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, वो इनको रोकेंगी। तो इससे क्या होता है, लिवेबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जितनी हमें चाहिए तो उससे ज़्यादा हो गई हैं। अब इतनी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हो गई हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो अब जिस तरीके से एक्सेलरेट हो गया है उसमें दिक्कत है, ठीक है। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ लिया, फिर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाले ग्रीन हाउस गैसेस कर ली, ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज कर लिए। अब हम करेंगे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इनका क्या रिश्ता है। तो ऑब्वियसली जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि क्लाइमेट चेंज के साथ इसका रिश्ता है। क्यों? क्योंकि एक क्लाइमेट का एक पैरामीटर होता है आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं ये पढ़ लेना, वही बात है, कुछ नहीं कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से बढ़ गया है, ये सब वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपके सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली अगर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, आपकी गर्मी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो सफ़र करेगी, आपकी जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, वो सफ़र करेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज आ जाता है, आपका जो सॉइल का मॉइस्चर है इतनी गर्मी में वो भी कम होने लगता है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट वो चला जाता है, ठीक है। पूरा इकोसिस्टम जो है वो सफ़र करता है, यानी कोई एक स्पीशीज़ नहीं बल्कि पूरा सिस्टम, सारे वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स के आपस में कनेक्शंस, वो सब सफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी जो बॉडी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारी फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है। इससे क्या होगा, एक सेकेंड, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो जो आपकी ओशंस है, ओशंस भी तो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो जो आपकी CO2 है वो इन्फ्यूज़ हो जाएगी आपकी ओशंस में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओशन में क्या है, पानी है, और पानी जब CO2 के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, एक वीक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, याद रखना। वाटर और CO2 जब मिलते हैं तो एक वीक एसिड बनता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब जो ओशन का पानी है अगर उसमें तुम ज़्यादा CO2 को ऐड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ज़्यादा एसिडिक नेचर में, तो इसकी जो pH है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जो ओशन के अंदर जो लाइफ रह रही है वो एक पर्टिकुलर pH पे ही रह सकती है, तो वो pH पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो इसका पूरी इकोसिस्टम, मैराइन लाइफ वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, ठीक है। तो ओशन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी, ओशन का जो पानी है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल लाइफ उसमें जो रह रही है वो सफ़र करेगी। और जो एल्बिडो है, क्योंकि अगर लाइफ मर जाएगी तो जो एल्बिडो है, एल्बिडो मैंने बताया था कि वो एनर्जी, सूरज से अगर 100% एनर्जी आ रही है तो इसमें से वो पोर्शन जो अर्थ बिना एब्जॉर्ब करे पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, समझ रहे हो। एक तो है कि 100 एनर्जी आई, इसको पहले मैंने कंज्यूम किया और उसके बाद मैं खुद गर्म हो गई और तब मैं एमिट करूँ, बट वो पोर्शन जो आपने कभी एब्जॉर्ब ही नहीं किया, जैसे आया था वैसे ही दे दिया, यानी शॉर्ट वेव की फॉर्म में अगर एनर्जी आई थी तो आपने तुरंत शॉर्ट वेव की फॉर्म में ही लौटा दी, ठीक है। उसे हम कहते हैं अर्थ की एल्बिडो। एल्बिडो कुछ नहीं होता, अर्थ की वो एनर्जी जो सूरज से जब आई, ठीक है, वो एनर्जी जो जब सूरज से आई तो अर्थ ने बिना एब्जॉर्ब करे एज इट इज़ उसको रिटर्न कर दिया, यानी शॉर्ट वेव की फॉर्म में जो एनर्जी आई वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में ही वापस रिटर्न कर दी गई। इसमें बेसिकली आपके क्लाउड्स ये काम करते हैं, स्नो करती है, स्नो में कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, सूरज से रोशनी आती है और तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एब्जॉर्ब तो नहीं करती ना वो, तो ज़्यादातर रोशनी को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें वहाँ पे आंखों पे चश्मे पहनने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन एसिडिफिकेशन का कंसेप्ट बता रही थी मैं, चलो छोड़ो। उसके बाद क्या हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो मेल्टिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देंगे, सारा पानी कहाँ जाएगा, ओशन के अंदर, तो सी लेवल राइज होगा, फ्लड आएगी और सी लेवल राइज करेगा तो क्या होगा, कोस्ट के लोग पानी भर जाएगा और कोस्ट जो है वो पानी के अंदर डूबना शुरू कर देगी, ठीक है। और कोस्ट पे रहने वाले लोग जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनको अपना घर छिन जाएगा, उनकी एग्रीकल्चर लैंड छिन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि आपकी एटमॉस्फेरिक की गैसेज है उनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, CO2 अगर बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली CO2 का कुछ तो वेट होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें चेंज आएगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये इंटेंसिफाई भी करेगा आपके ओजोन डिप्लीशन को, ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रीन हाउस गैसेज आपकी ओजोन डिप्लीशन में भी इफेक्ट करते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे जो आपकी HFC थी ना, जो CFC के रिप्लेस में आई थी, वो जो HFC थी उसने क्या किया था, आपका ग्रीन हाउस गैसेज की तरह भी काम किया था, ठीक है। उसके बाद है, कुछ लोग कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो प्लांट के लिए तो अच्छा है, प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बट इसका एक और एंगल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, अर्थ ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा और इतने टेम्परेचर में आपके प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली आपकी जो एग्रीकल्चर है, जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वही समरी में बता दिया है कि एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है, CO2 की कंसनट्रेशन जो आपकी 0.003 थी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद आपकी 0.0, उसके बाद आपकी इससे हीट इम्बैलेंस आ जाएगा। अर्थ का जो एक नेचर है कि वो जितना एनर्जी लेती है उतनी रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, साथ में नहीं करती, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कुछ टाइम के लिए रोक लेती है, बट अल्टीमेटली अर्थ जितना लेती है उतना रिटर्न कर देती है, ठीक है। बस ये जो टाइम लैग आ जाता है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आता है, जो ज़रूरी भी है एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके बाद सूरज से अगले दिन नई एनर्जी आएगी तो वो पिछली वाली को रिटर्न कर देगी, ठीक है। बट अर्थ अगर 100% एनर्जी ले रही है तो 100 की 100 नेक्स्ट डे रिटर्न हो जाते हैं, नेक्स्ट डे नहीं मतलब कुछ टाइम बाद,
ठीक है। तो जो हीट बैलेंस है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज और सारी उन्होंने ट्रैप कर लिया एनर्जी। उसके बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन और सॉइल मॉइस्चर, इसमें भी वेरिएशन आ जाएंगी, इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी समुद्र के पानी की, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये सब हो जाएगा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, जितना आपका ओशन का पानी गर्म होगा, ओशन का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोनिक इवेंट्स के आने के चांसेस, फ्रीक्वेंसी और उनकी तबाही करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इन सब में चेंज आ जाएगा। उसके बाद आपके सॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे, रिमेडियल मेजर में क्या आ जाएगा, वही है एक तो जो आपने यूनिट 4 में किया है ना, UNFCCC करा है, काइटो प्रोटोकॉल किया है, आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप छोटे मोटे और सॉल्यूशन दे सकते हो कि कुछ मोर एडवांस्ड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट करो, यानी कम एनर्जी कंज्यूम करके वो ज़्यादा आउटपुट दे, ऐसी चीज़ों को यूज़ करो। आप घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी लेके आते हो तो उस पर भी एनर्जी एफिशिएंसी पता होती है कि कितना एफिशिएंट है ये, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करो ताकि फॉसिल फ्यूल का कंबशन कम हो और ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है। उसके बाद पेड़ लगाओ, रिफॉरेस्टेशन करो, ठीक है, ये सब सॉल्यूशंस हैं। और अवेयरनेस फैलाओ लोगों को, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हमने कमिटमेंट्स किए उनको सेटिस्फाई करो, इंटरनेशनल लेवल पे जितनी कर रखे उनको फॉलो करो, ठीक है। ये सब आपका क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। इसमें अगर कुछ डाउट अब रहता है तो पूछ लेना, ऊपर ऊपर से हमने किया है और थोड़ा बहुत हम डीप में गए, बट ठीक है।